हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में। इसमें कुछ नए बदलाव किए गए हैं। बदलाव क्यों किए गए हैं पहले इसको जान लेते हैं और साथ में हर एक पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करेंगे। बोल देखिए, पहली बात तो जान लीजिए, चुनाव आयोग हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण बॉडी होती है, चूँकि पूरे देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। हालांकि हम लोग यही मानते आए हैं कि हमारे देश में जो इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन है, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराता होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। समय समय पर देखा गया है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसको इलेक्शन कमीशन हमेशा फेवर करता आया है। इसका एक बहुत बड़ी वजह है। आप लोगों को लगता होगा ऐसा क्यों होता होगा। बेसिकली इसकी वजह यह है कि यहाँ पर इनका जो अपॉइंटमेंट है अभी तक जो करते हैं वो हालांकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन होती है प्रधानमंत्री की। प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। आप सोचो, रूलिंग पार्टी के द्वारा सीधा का सीधा इनका अपॉइंटमेंट होता है, तो ऑब्वियस बात है फेवर तो करेंगे। हालांकि क्वेश्चन इवनली यूपीएससी इंटरव्यूज में कई बार पूछा गया है कि क्या इलेक्शन कमिश्नर हमारे देश में एक ट्रांसपेरेंट बॉडी है। अब देखो, इंटरव्यू देने गए हो तो बोलना तो यही पड़ेगा कि हाँ, दे आर ट्रांसपेरेंट बॉडी। काफ़ी दिनों से उन्होंने काफ़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन कराए हैं। इतने साल तक हमारे देश में लगातार इलेक्शन कराए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी इंटीग्रिटी है, इसमें कोई शक की बात नहीं, ये बोलना पड़ता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। हालांकि मैं भी जब क्लास में पढ़ाता हूं तो कैंडिडेट्स पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि जब इनका अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार के रिकमेंडेशन से सीधा सीधा होता है, तो ये कैसे ट्रांसपेरेंट काम कर सकते हैं। तो मैं ही बोलता हूं कि नहीं, देखो, ये तो मानना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन इतने सालों से लगातार इलेक्शन करा रहा है। भाई, इलेक्शन करा रहा है तो वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, ये तो एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए, वहां पे मैं कैंडिडेट्स को एक कहानी सुनाता था, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख वाली। जैसे बोलते हैं पंच परमेश्वर की जय, जिसमें मतलब पंच की मुंह से खुदा बोलता है। मतलब आपको अपॉइंटमेंट यदि उस पोस्ट में हो गया, मतलब आप फेयर तरीके से काम करोगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। लेकिन ऐसा कई बार होता नहीं है। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, वो शपथ लेते हैं, शपथ लेने के बाद वो सही। देखो, शपथ लेने की बात आप मत ही करो, बिकॉज हमारे देश में बहुत सारे विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री तक हैं, वो भी सब शपथ लेके बैठे होते हैं और बहुत सारे करप्शन के मामले के फंस के जेल में चले जाते हैं। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर सारे शपथ लेते हैं। बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर को हमने जेल में जाते देखा है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि ओथ लिया है तो आप सही काम करोगे, है ना। ये तो है, चेक्स एंड बैलेंसेस कितना अच्छा हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। चलो हम लोग दूसरे साइड में चले गए, अब वापस आते हैं यहाँ पे। तो चुनाव आयोग की नियुक्ति एज ऑफ नो कैसे होती है आप लोग जानते हैं। नाउ यहाँ पर कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दिया था। देखिए, यहां पे आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट रूल्स पैनल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस को फेयर बनाने के लिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया। 5 जज कॉन्स्टिट्यूएंट बेंच थी जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस के एम जोसेफ। इन्होंने ये फैसला सुनाया कि हमारे देश में चूंकि इलेक्शन कमीशन के काम करने की शैली में कई बार देखा गया है कि केंद्र सरकार की तरफ उनका झुकाव ज्यादा होता है, इसलिए एक कमेटी होगी जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, अपोजिशन के जो लीडर अपोजिशन है मतलब नेता प्रतिपक्ष हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे किसको बनाया जाए हमारे देश में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त। और उसके बाद वो नाम प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया जाएगा और उन्हीं को बेसिकली अपॉइंट किया जाएगा। अब देखा जाए तो ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना दिया गया था, बिकॉज तीनों अलग अलग बॉडीज़ हैं। अब देखो, ऐसा यदि हो जाता है, इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार से वो क्लच धीरे से बिल्कुल निकल जाता और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मामला हो जाता। तो अब देखिए, यहाँ पर जब रूलिंग आई उसके बाद में आनंद फानंद में केंद्र सरकार एक नया बिल लेके आई, राज्यसभा में पेश किया। लेकिन जो पैनल में सजेस्ट किया गया था कि ये 3 लोग होने चाहिए, वहाँ पर इन्होंने बहुत ही होशियारी से, देखो, प्राइम मिनिस्टर को तो रखा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बाद इन्होंने लीडर अपोजिशन को भी रखा। लेकिन इसके बाद तीसरा जो मेंबर है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसकी जगह में इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा उसको रख दिया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि हमारे देश में अभी कुछ बॉडीज हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ऐसी बॉडीज का अपॉइंटमेंट लगभग इसी प्रोसेस से होता है। नाउ यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आप सोचिए, प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं और साथ में एक कैबिनेट मिनिस्टर, ये 3 मेंबर की बॉडी में ये दोनों तो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अपॉइंटमेंट उसी का किया जाएगा जिनका फेवर गवर्नमेंट करेगी। लीडर अपोजिशन की वोटिंग तो ऑलरेडी यहाँ पे सिंगल में आ गई,
तो यहाँ पर तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी तो नज़र नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये एक क्या कंटेम्प्ट का मामला बन सकता है, क्योंकि देखो हमारे यहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में दो मामले आते हैं। एक तो होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सिविल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट में होता है विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द रूलिंग ऑफ द कोर्ट। यदि कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश का आप जानबूझकर अवमानना करते हैं तो वहां पर लगता है सिविल कंटेम्प्ट। तो क्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर को यहाँ पर केंद्र सरकार नहीं मान रही है, बिल के द्वारा ला रही है, तो क्या वहाँ पर सिविल कंटेम्प्ट लग सकता है? वो देखिए ऐसी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि पहले भी इस तरह से बिल लाए गए हैं। मतलब केंद्र सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के उलट एक बिल के माध्यम से प्रोटेस्ट गवर्नमेंट करती है, तो कई बार इस तरह से मामले पहले भी देखे गए हैं। दूसरा होता है यहाँ पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट वो कंटेम्प्ट होता है, इसमें ये होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज को आप यहाँ पर क्या कर दें, स्कैंडलाइज कर दें कि भाई ये जज ने, फलाने जज ने पैसे लेकर फैसला दिया है, इस तरह से यदि आप बोल दो तो यहाँ पे लगता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, है ना। एनीवे, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला यहाँ पे नहीं लगता मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पर आपको समझना है ये बिल में एक नए बदलाव ये किए गए हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें बदलाव किया गया है। मतलब अब वापस से इलेक्शन कमीशन की जो इंटीग्रिटी हम सोच रहे थे कि वापस से रिस्टोर हो सकती है, तो वापस से वो अब खतरे में आ गई। बिकॉज जब गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंटमेंट किया जाएगा, मोस्टली गवर्नमेंट के ही मेंबर होंगे जो रिकमेंड करेंगे, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क फिर से लग जाता है। नाउ यहाँ पर हमारे देश के भूतपूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं एसवाई कुरैशी साहब, इन्होंने एक बढ़िया स्टेटमेंट दिया। बिल आने के बाद में उन्होंने दिया कि चलो ठीक है, आपने बिल तो ला दिया, आपको लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होने चाहिए, फाइन, लेकिन यहाँ पर एक क्लॉज ये जोड़ दो कि कॉलेजियम जो है प्रपोज जो करेगा वो यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए। यूनानिमस का मतलब होता है कि सारे के सारे मेंबर की बोल एक ही होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर देखिए 3 मेंबर हैं, प्रधानमंत्री, लीडर अपोजिशन और कैबिनेट, ये तीनों मेंबर यूनानिमस होने चाहिए। मतलब इन तीनों की राय एक होनी चाहिए। देखो जब तीनों की राय एक होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वापस से चेक्स एंड बैलेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब हर किसी को मानना, एग्री होना जरूरी है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रिस्टोर की जा सकती है। लेकिन आई डाउट कि यहाँ पे केंद्र सरकार ऐसा कुछ करेगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले कल में इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट प्रोसेस में वापस से बदलाव, हालांकि इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस को जो उन्होंने बदला है, वापस से मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और इस ऑर्डर को या इस बिल को रद्द भी किया सकता है। देखिए हमारे देश में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जैसे बड़े अमेंडमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, तो ये जो एक्ट है, जो कि ये तो इन्होंने एक सिंपल मेजॉरिटी से पास कराने का प्रयास किया, तो ऐसे एक्ट को रद्द होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन देखते हैं आने वाले कल में क्या होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कुछ न कुछ इंटरफेयर करे और इलेक्शन कमीशन को ट्रांसपेरेंट बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। एनीवे, डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, लेकिन आपके ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर।